वेलकम दोस्तों। आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले शुरू करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैंने जब प्रॉमिस किया था कि चैनल शुरू करते वक्त कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत जल्दी आएगा, तो आ चुका है वो। तो पहला लैंग्वेज हमने सी चूज़ किया है इसीलिए क्योंकि सी एक बहुत बेसिक लैंग्वेज होता है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सी के ऊपर बेस करके कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे लैंग्वेजेस भी आते हैं। अगर आपको हमारे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी सी का जो देख रहे हैं सी का सीरीज़ चालू हो चुका है, सी का वीडियोस आते रहेंगे। और इसके साथ साथ एक अच्छा सा एक चीज़ आने वाला है ट्यूटोरियल्स जैसा, कि उसके अंदर HTML से या फिर कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स आपको सिखाया जाएगा। वो मैं नहीं अपलोड करना, मैं नहीं बना रहा वीडियोस, कोई और बना रहा है मेरा फ्रेंड्स। तो वो वीडियोस भी इसी चैनल पे आ जाएंगे, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो सी का पूरा सीरीज़ हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे वेब कैम के थ्रू और स्क्रीन के थ्रू, क्योंकि सी में ज़्यादातर आपको प्रोग्रामिंग दिखाना पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला सी के कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है सी। तो सी क्या है? सी इज़ अ फाउंडेशन एंड वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सर्व्स एज द बेसिक्स ऑफ मैनी अदर लैंग्वेजेस। इसका मतलब क्या है? सी एक ऐसा लैंग्वेज है जो बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के जो लैंग्वेजेस है उनका बेसिक है। वो लैंग्वेज सी के ऊपर बेस करके बनाए गए हैं। तो ये सी लैंग्वेज वॉज क्रिएटेड बाई डेनिस रिची द ईयर ऑफ 1970s एट बेल लैबोरेटरीज। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि हु क्रिएटेड सी। इट्स आंसर इज डेनिस रिची। सी के बारे में कुछ और देखते हैं। सी इज़ नोन फॉर इज हाई परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। सी एक बहुत हाई परफॉर्मेंस एक लैंग्वेज है। इट अलाउस लो मैनिपुलेशन ऑफ मेमोरीज, बहुत कम मेमोरीज लेके ये काम कर सकता है। और ये हार्डवेयर के ऊपर आपका डायरेक्ट कंट्रोल दे देता है। जैसे मान लीजिए आप जब अर्डिनो प्रोग्रामिंग करेंगे, अर्डिनो से प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको सी और C++ यूज़ होता है। तो वैसे आपको सी लैंग्वेज हार्डवेयर के ऊपर एकदम सीधा कंट्रोल दे देता है आपको, इसलिए सी बहुत एफिशिएंट माना जाता है और बहुत हाईली यूज़ भी होता है सी। और क्या देखते हैं? एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। सी कम्स विथ a rich standard library that provides a set of functions of various operations. सी के साथ एक बहुत सारा लाइब्रेरीज भी कनेक्टेड है, जिसके बाद बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस, सिंटैक्स, बहुत कुछ है। अब देख लीजिएगा अपने हिसाब से। वाई लर्न सी? सी क्यों सीखे भाई? और कोई लैंग्वेज क्यों नहीं पहले सीखे? देखिए, सी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अभी भी सी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो ये पुराना लैंग्वेज है, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी भी बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू नो सी यू विल हैव नो प्रॉब्लम लर्निंग विद अदर पॉपुलर लैंग्वेज। स्पेशली जावा आप जब सीखने जाएंगे तो सी का बहुत ज़रूरत पड़ेगी, किसी के साथ कंपैरिजन करके सिखाया जाता है। पाइथन भी वैसे सी के साथ कंपैरिजन करके अगर आप सीखते हैं तो आपको मदद मिलेगी सीखने में, आप जल्दी से सीख पाएंगे, क्योंकि थोड़े बहुत सिंटैक्स भी मैच हो जाते हैं जावा के साथ। सी एक बहुत फास्ट लैंग्वेज है कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा और पाइथन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं सी से रन होने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आपने गलत प्रोग्राम लिख दिया सी का, वो रन होने में टाइम लग रहा है, कंपाइल होने में टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है। वो इंटरनल फंक्शन, इंटरनल स्पीड के बारे में बात कर रहा है कि सी थोड़ा फास्ट है। और सी एप्लीकेशंस में भी आ सकता है, टेक्नोलॉजीज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अभी। अभी एक और चीज़ आपने बहुत सुना होगा कि सी एंड C++, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑल्दो ये इन दोनों का सिंटैक्स लगभग सेम ही है सिंटैक्स, लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि C++ जो है ना, वो क्लास और ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है, जो सी नहीं करता है। सी पे आप क्लास और या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे जावा जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सी नहीं। तो ऑब्जेक्ट और क्लासेस क्या है, अब जब हम C++ या जावा पढ़ाएंगे आपको तब समझा देंगे। अभी देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या है सी के अंदर, कि कौन से डेटा टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं। डेटा क्या है वो तो मैंने आपको समझा ही दिया था पहले। ऑब्वियसली डेटा वही है, वो जीरो से लेकर नंबर्स, स्ट्रिंग्स, ABCD। तो अभी डेटा टाइप्स क्या है? द डेटा टाइप्स इन सी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। इसके अंदर आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप आता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आता है, डिराइव डेटा टाइप्स आता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है? द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप्स दैट आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग सिंपल वैल्यूज सच एज इंटीजर। मान लीजिए कि आपको कोई नंबर दिखाना है, 0, 1, 2, 10, 15, ये नंबर्स दिखाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेंगे इंटीजर्स, इनको इंटीजर्स बोलते हैं। वैसे फ्लोटिंग वैल्यूज और कैरेक्टर्स
एक और इंटरेस्टिंग चीज़, स्ट्रिंग आपने अगर सुना होगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग होता है कि मतलब एक शब्द बोला मैंने अभी, कोई भी शब्द जैसे प्रिमिटिव मान लीजिए, ये वर्ड ये पूरा है एक स्ट्रिंग, लेकिन सी के अंदर स्ट्रिंग जो है वो डायरेक्टली अलाउ नहीं है, तो उसके लिए इधर कैरेक्टर यूज़ करने पड़ते हैं। वो कैसे करना होता है फर्दर वीडियोस में हम दिखाएंगे कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग को कैसे बना सकते हैं यूजिंग कैरेक्टर्स, क्योंकि कैरेक्टर अलाउ है। और फिर क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड मतलब मान लें कि यूज़र है आप, तो आप डिफाइन कर रहे हैं किसी डेटा टाइप को, और डिराइव डेटा टाइप है कि कुछ मतलब अलग प्री डिफाइंड या फिर बिल्ट इन डेटा टाइप से बना रहे हैं आप कुछ डेटा टाइप, तो वो बन गया आपका डिराइव डेटा टाइप। अभी देखते हैं कि ये क्या डेटा टाइप्स। पहले देखते हैं शॉर्ट इंट, जो का साइज रहता है 2 बाइट का। मेमोरी पर कितना साइज लेगा ये, 2 बाइट का। अभी सी में एक प्रॉब्लम है जो है कि है रेंज, क्योंकि नंबर्स अनलिमिटेड इन्फिनिटी तक आप नहीं लिख सकते सी के अंदर। उसके लिए आपको एक रेंज है, जो कि रेंज है शॉर्ट इंट के लिए है -3276 से 32767। इस रेंज के अंदर ही आपको लिखना पड़ेगा। अगर इस रेंज से आप बाहर जाएंगे, और ये रेंज वैरी होता रहता है कि कौन सा कंपाइलर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे टर्बो सी में थोड़ा कम होता है, लेकिन वी एस कोड में थोड़ा ज़्यादा होता है, ये वैरी करता रहता है। लेकिन इस रेंज के बाहर आप जाके अगर कोई वैल्यू इनपुट दे देंगे तो गार्बेज वैल्यू को, गार्बेज आउटपुट आपको दे देगा। तो ये ज़रा देख के चलिएगा कि आप रैंडम कोई भी मतलब तुम्हारा मोबाइल नंबर मत डाल दीजिएगा इंट की जगह। और फिर जो कॉमन से वो है इंट। और इंट का जो आउटपुट है सी में, जो जब आप आउटपुट दिखाएंगे कि आप क्या ले रहे हैं, उसके बाद स्क्रीन पे शो करेंगे कुछ भी, तो उसके लिए ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। इस फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको यूज़ करने पड़ेंगे। %d ये आपका इंट के लिए पड़ेगा। अब ये और फेमस क्या है, कैरेक्टर। कैरेक्टर साइंड या फिर अनसाइंड कुछ भी, इसके लिए होता है %c। फ्लोट के लिए होता है %f। डबल के लिए %lf। बस यही है। लेकिन मान लीजिए आप कोई भी एक वेरिएबल ले रहे हैं सी में, जैसे मान लीजिए कि a आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसे कुल 32, आई थिंक सो 32 है, लिखा है क्या, 32 होंगे, 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8, 32 कीवर्ड्स है सी के अंदर, जिन्हें आप एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। ये सी का प्री डिफाइंड रूल्स है कि प्री डिफाइंड है ये, इनको आप एज अ वेरिएबल अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं कर सकते। वो क्या है, नॉर्मली आप जैसे अपन मान लीजिए कि इंट एक डेटा टाइप है, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना कि ये क्या है, एक इंट है, इसके अंदर सिर्फ हम इंट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर कोई अलग वैल्यू स्टोर नहीं होंगे। तो तब आपको इंट देखना पड़ेगा। तो अब इंट को अगर आप कोई वेरिएबल बना दोगे कि इंट इंट, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, आप समझ सकते। तो वैसे ये 32 है, टोटल 32 ऐसे कीवर्ड्स है जो आप यूज़ तो करते हो सी लैंग्वेज में, लेकिन एज अ वेरिएबल कभी यूज़ नहीं कर सकते इसके अलावा। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, नीचे लिंक मिल जाएंगे, और आप पॉज करके भी देख सकते हैं। अभी सी को रन करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे फेमस जो प्लेटफॉर्म है वो है वी एस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। तो उसमें आपको रन करने के लिए उसका सेटअप करना पड़ेगा। तो इस सेटअप वीडियोस आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे। जस्ट सर्च कर लीजिए कि हाउ टू सेटअप वी एस कोड फॉर सी लैंग्वेज, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, या फिर गूगल से आप देख सकते हैं, या फिर MingW की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कैसे सेटअप करते हैं। तो वहाँ पे मैं नहीं जा रहा। तो सी के लिए कुछ ऐसा वी एस कोड है, लेकिन इसके अलावा भी आप कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आपका प्रोग्राम है सी कंपाइलर, इसके अंदर आप रन कर सकते हैं अपना जो प्रोग्राम है वो। जैसे मान लीजिए कि हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो उसका आप सीधा रन कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ फेमस है, जैसे टर्बो सी है, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है उसका, लेकिन ये थोड़ा आउटडेटेड लगता है। इसके अंदर मतलब आपको हेल्प नहीं करेगा ये कंपाइलर, कि मान लीजिए आपको कुछ लिखा, लिखने के शुरू किया, बस पूरा सिंटैक्स दिखा दिया, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर आपको पूरा लिखना पड़ेगा याद करके अपने से। तो फिर कंटिन्यू करते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं हम। तो सी का सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, सी का जो बेसिक सिंटैक्स वो देखते हैं। अभी सी में आपको सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसके लिए इंक्लूड हेडर फाइल stdio.h।
stdio.h ये क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और एक करते हैं इंक्लूड conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट। ये दो हेडर फाइल्स है जो आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे सबसे पहले। अभी आपको लग रहा होगा कि ये दोनों क्यों इंक्लूड किया हम, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो है वो इनपुट और आउटपुट शो करने के लिए मतलब इनपुट लेने के लिए और आउटपुट शो करने के लिए यूज़ होता है, उसके लिए चाहिए होता है। और कोनियो जो है वो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। तो ये बेसिकली आपको सारे प्रोग्राम्स में ये दो करना ही पड़ता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं। ये आप नेट पे भी देख सकते हैं या फिर कहीं पे भी देख सकते हैं। प्रोग्रामिंग करते करते सीख जाएंगे कि कितने हेडर फाइल्स है, किसके लिए कौन सा हेडर फाइल चाहिए होगा आपको। तो फिर आपको बनाने पड़ेंगे अभी सेकेंड ब्रैकेट से हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्रामिंग का बॉडी, जिसके अंदर सॉरी इसके पहले आपको लिखना पड़ेगा, एक मेन फाइल बनाना पड़ेगा जो कि है void main। तो void main ऑल्दो ये एक स्टैंडर्ड नहीं है सी प्रोग्राम में लिखने का। सी के मतलब जो ऑफिशियल बुक्स दिखेंगे वहाँ पे आपको लिखा होगा कि void main इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड वे टू डिफाइन योर मेन फाइल, बट आप लिख सकते हैं। अब जब प्रोग्रामिंग करना शुरू कर रहे हैं बेसिक्स के लिए तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप इंट मेन लिख सकते हैं, मतलब इंटीजर रिटर्न करेगा जो int इंट मेन। लेकिन इंट मेन पे आपको फिर लिखना पड़ेगा कि रिटर्न 0 हो रहा है नीचे जाके। तो आप void main से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द void main। फिर हम देखते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि आप टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं, तो टर्बो सी के लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको एक कमांड यूज़ करना पड़ेगा, CLR फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड कोलन। ये क्या है, ये क्लीन करते हैं आपके जो प्रीवियस आउटपुट है टर्बो सी के लिए। VS कोड पे नहीं लगते। टर्बो सी के लिए जो आपके प्रीवियस आउटपुट है उनको क्लियर करने के लिए स्क्रीन के ये सिंटेक्स लिखा जाता है। इसके बाद अगर आपको कुछ प्रिंट करना है, मान लीजिए सबसे पहला प्रोग्राम हम लिखते हैं कि हेलो वर्ल्ड का, तो हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो वो प्रिंट आप कैसे करवाएंगे, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा PRINT प्रिंट F, फिर फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे GLLO हेलो वर्ल्ड, और एंड में देंगे हम सेमीकोलंस। तो अभी इसको रन करके देखते हैं रन होता है कि नहीं होता। पहले ये सिंटेक्स हटा देते हैं क्योंकि ये सिर्फ इसके टर्बो सी के लिए लगता है, VS कोड पे नहीं लगता। रन करके देखते हैं क्या गलत हो गया भाई। अच्छा, VS कोड पे void main नहीं ले रहा, तो इंट मेन से ट्राई करते हैं। इंट मेन, और अभी आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न 0 पास कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही पास करना पड़ता है। अभी रन करके देखते हैं। अच्छा जी, हाँ VS कोड पे ये जो कंसोल इनपुट आउटपुट है ये भी यूज़ नहीं करना होता। अभी शायद रन हो जाना चाहिए। हाँ हो गया, देखिए। तो VS कोड पे जितने लोग भी कर रहे हैं तो आप conio.h मत लिखिएगा और void main मत यूज़ कीजिएगा, आप int main यूज़ कीजिए तो आपका हो जाएगा प्रोग्राम रन। लेकिन अभी इसको प्रोग्रामाइज पे करके देखते हैं। ये देखिए सेम प्रोग्राम में लिखा हुआ इधर, और ये जो दिख रहा है ना जो डबल स्लैश देके लिखा है, ये कमेंट्स है। आप कुछ भी लिख सकते हैं कमेंट देके। मान लीजिए कि मैं लिख दिया ऐसे एटेक टुडे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इसको हेलो वर्ल्ड के अंदर कुछ और लिख देते हैं, जैसे हाई यूज़र्स, बस प्रिंट हो गया। तो ये जो कंपाइलर है ऑनलाइन कंपाइलर प्रोग्राम है इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है। मतलब कुछ आपको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, बस गूगल खोलिए, लिखिए कि ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो सबसे पहले यही आ जाएगा, खोलिए बस प्रोग्राम कीजिए। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है जो आप इस्तेमाल करते करते आपको पता चल ही जाएगा कि क्या डिसएडवांटेजेस है। लेकिन अगर आप टर्बो C++ या टर्बो सी या फिर बोल्ड एंड सी ये सब कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको आराम से चलेंगे। वो जो कॉनियो है या फिर void main है। मैं जब प्रोग्रामिंग शुरू किया था सी प्रोग्रामिंग, तब मैं टर्बो सी पे करता था, तो इसलिए मुझे ज़रा प्रैक्टिस नहीं था इसके अंदर, तो इसलिए मैंने पहले कॉनियो लिख दिया था। लेकिन आप कॉनियो मत लिखिए, यहाँ पे आराम से चलते कॉनियो के अलावा भी। तो एक जो आपको भी एक इंटीजर प्रिंट करके देखते कि कैसे प्रिंट होता है।
तो इसके लिए ऐड इन एड्स को थोड़ा नज़रअंदाज कीजिएगा क्योंकि एड्स आते रहते हैं इधर गूगल के। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक इंटीजर को डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर ए इक्वल टू 589 कोलन, इसको लिखते हैं इधर कुछ, दिस इज नंबर और फिर कोलन, फिर हमारा वो नंबर शो होना चाहिए। तो उस जगह पे हमने %d लगा दिया, फिर यहाँ पे कॉमा, और हमें कौन सा वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाना है, वो है ये ए। अभी देखते रन करके, देखिए प्रिंट हो गया आपका। हमारा क्या था 589, दिस इज नंबर 589। अभी चलिए एक एडिशन प्रोग्राम करके देखते हैं, बहुत ही आसान है, आप ट्राई कर सकते हैं कुछ भी घर पे। इंट बी इक्वल टू मान लीजिए 1, आसानी होगी देखने में कि एडिशन सही है कि गलत है। बी, चलिए हम पहले 2 नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे, फिर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं। ये सबसे आसान तरीका है, मतलब बहुत लेंदी लग रहा है आपको एडिशन करने के लिए, लेकिन एडिशन और छोटे कोड में भी हो सकता है सीखे। लेकिन अब जब मतलब ये मान के चल रहा है कि आप पहली बार सीख रहे हो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए मैं आपको एकदम पूरा डिटेल्स में तो हर एक लाइन्स में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कोई भी चीज़ अगर मतलब कॉम्प्लिकेट करके शुरू करूँगा मैं, एक लाइन पे अगर 3 जो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दूंगा तो आपको मुश्किल ही होगी। तो इसलिए मैं 3 लाइन पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ। लेकिन आप ये एक लाइन के अंदर भी कर सकते हैं, मतलब एक बार इंट लिखा, फिर a इक्वल टू 589 कॉमा b इक्वल टू 1 कॉमा c, ऐसे भी आप कर सकते हैं। सी के अंदर हमें वैल्यू सेव करवाना है, इसलिए मैंने सी का कोई वैल्यू, इनिशियल वैल्यू नहीं दिया। अभी सी इक्वल टू क्या है, a प्लस b चाहिए हमें, और फिर हमें सी को प्रिंट भी तो करवाना है। तो अभी हम दिस इज एडिशन लिख देते हैं, एडिशन, फिर यहाँ पे होगा सी और यहाँ पे प्रिंट होगा बी। देखते क्या होता है। ये देखिए, दिस नंबर इज 589, दिस नंबर इज 1, द एडिशन इज 590। अब ये एक लाइन पे आ गया, लेकिन मुझे एक लाइन पे नहीं चाहिए, मुझे एक लाइन ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसा चाहिए होगा। तो उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा, अगर वैसा दिखाना चाहते हैं तो आपको बस सिंपली यहाँ पे एक ऐसा \n लगाना पड़ेगा। इसकी क्या होता है कि बैक स्पेस जो काम करते हैं, मतलब एंटर जो काम करते हैं आपके वर्ड, और इसके अंदर जो मतलब अलग एक लाइन शुरू कर देते हैं, तो ये वहाँ पे ये जो \n है, ये वही काम करता है सी लैंग्वेज के अंदर। अभी इसको रन करते हैं, ये देखिए आ गया, दिस इज़ नंबर 589 और फिर दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ एडिशन 590। अभी मेरा VS कोड के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा होगा शायद, इसलिए VS कोड के अंदर नहीं हो रहा। मैं बोलूँगा कि टर्बो सी यूज़ कीजिए, क्योंकि VS कोड में मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, एक थोड़ा फाइल भी इधर उधर हो जाता है तो काम नहीं करता ठीक से। VS कोड के अंदर आपका अगर आपका काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि VS कोड आपको मतलब पहले बता देगा कि यही कोड लिखना चाह रहे हैं कि आप, हेल्प करता है बहुत, आपके प्रोग्रामिंग में बहुत सारा हेल्प करते हैं। तो आने वाले वीडियोस पे हम देखते हैं कि सी का बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम इसके अंदर जाएंगे, सी के अंदर कैसे कैसे डिफरेंट प्रोग्राम्स कर सकते हैं, सब देखेंगे। अभी आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको अभी कंप्लीट नहीं है वो वेबसाइट, हमारा ही वेबसाइट है। तो वहाँ पे आपको सी के जो मतलब बेसिक्स जो आपको नोट्स चाहिए होंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो वो है ये, इसका डोमेन नेम है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ये फ्री का डोमेन है, मतलब ट्रायल चल रहा है अभी इस वेबसाइट के, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। इस डोमेन पे जाके आपको मिल जाएंगे कि बेसिक हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग, बेसिक सिंटैक्स क्या है, बेसिक डेटा टाइप्स क्या है इसमें, और कुछ प्रोग्रामिंग देखने को मिल जाएगा। हर एक डेटा टाइप्स को मिला के एक प्रोग्राम किया गया है वहाँ पे। वैसे स्ट्रिंग एरे, ये सब हम दिखाएंगे कि स्ट्रिंग एरे क्या होता है, लूप्स क्या होता है। अगले वीडियोस में हम दिखाएंगे कि लूप्स क्या होता है, और वेरिएबल कंस्टेंट्स। तो मतलब वेरिएबल्स तो मैंने आपको दिखाई दिया कि वेरिएबल्स क्या होता है, और कॉन्स्टेंट्स का मतलब मान लीजिए कि अगर आप किसी वेरिएबल के आगे कांस्टेंट लगा दें तो आपके पूरे प्रोग्रामिंग के दौरान उस वेरिएबल का वैल्यू आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे a इक्वल टू 589 है, b इक्वल टू 1 है।
अभी मैं सी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लाने वाला। अभी क्या करते हैं, ए के अंदर ए प्लस बी डालते हैं और एंड में हम प्रिंट करते हैं ए। इसको रन करते हैं, ये देखिए क्या आया, दिस इज़ 589, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 590। लेकिन यहाँ इस पूरे प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी मैंने सी का जिक्र नहीं किया, एक और वेरिएबल नहीं कॉल किया जहाँ पे मैं उस एडिशन वैल्यू को सेव करूँ। इस मतलब मैंने सेम ये जो प्रिंट किया है इस एडिशन के पहले, मतलब इस एडिशन के बाद अगर जब भी मैं ए को प्रिंट करूँगा तो अभी वो 590 वैल्यू लेगा। मान लीजिए कि मैंने इसको फिर से लिया, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, फिर से प्रिंट एफ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, तो मैं एक और बार किया इस चीज़ को, फिर रन किया। अभी देखिए क्या हुआ, अभी यहाँ पे मैंने शायद वो नहीं लगाया, हाँ ये ब्रेक कर देते हैं लाइन को। सॉरी क्या हो गया, ओ सॉरी मैंने इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लगा दिया था ब्रेक सिंबल, ये अंदर होता है इन्वर्टेड कॉमा के, बाय द वे याद रखिएगा आप। अब इसको लगाएंगे। अभी ये देखिए, पहले ए का वैल्यू था 589, फिर मैंने बी का वैल्यू लिया एक 1, फिर उस बी के वैल्यू को ए के अंदर ऐड किया 590। यहाँ पे ए प्रिंट हो रहा है, मैंने ए प्रिंट के लिए दिया, लेकिन 590 है, मतलब ए का वैल्यू अपडेट हो चुका है। अभी फिर मैं ए के अंदर बी को ऐड कर रहा हूँ, तो अभी अपडेटेड जो वैल्यू है ए का वो है 590, 590 इसका अपडेटेड वैल्यू है ए का, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो चुका है ए और बी का। इस लाइन के बाद, मतलब 11वें लाइन के बाद जितने भी ए आएंगे उसके अंदर अभी 590 ऐड है। लेकिन अब क्या देख पा रहे, 13वें लाइन पे मैंने ए के अंदर फिर से बी डाला है, मतलब एक और एडिशन किया है। तो अभी इसका ए का वैल्यू फिर से चेंज हो चुका है, अभी उसका ए का वैल्यू क्या हो चुका है 591। लेकिन यही चीज़ ये वेरिएबल का रूल्स है कि आप वेरिएबल्स के अंदर चेंजेस ला सकते हो, मतलब एडिशन कर दो बस चेंज होता रहेगा उसका वैल्यू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लगा दूँ, मान लीजिए मैंने कांस्टेंट लगा दिया, यही सिंटैक्स है शायद, मुझे एक बार देख लेने दीजिए प्लीज़। कॉन्स्ट CONS, ओके सॉरी सिर्फ इतना तक होता है ये। अभी अगर इसको रन करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि आप ए का वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैं ए का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, वो आप नहीं कर सकते इसके अंदर। यही बेसिक फंडा है कांस्टेंट का। तो आपको कांस्टेंट एंड वेरिएबल समझा दिया। अगले आने वाली वीडियोस में हम आपको कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स जो है वो सिखा देंगे और लूप सिखा देंगे। ये दो को मिला के अगले वाला वीडियोस हम डाल देंगे। फिर धीरे धीरे एरे फंक्शंस, स्ट्रिंग, पॉइंटर्स, ये सब भी दिखा देंगे आपको कैसे होता है। आप ये इस वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, आपको नोट्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा इस सीरीज़ सी का, तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइब से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें वीडियोस बनाने का, और इंटरेस्ट आता है कि कुछ और भी बनाया जाए। तो लाइक शेयर करते रहिए और मुस्कुराते रहिए प्लीज़। जय हिंद। वैसे ही किसी से कॉपी नहीं किया था, मतलब मन आया बोल दिया बस। बाय बाय।